डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। वास्तव में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ऐसे तो नाम से गया गोल्डस्टाइन, यानी गोल्डस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया, लेकिन वस्तुतः एक्सपेरिमेंट सब ज्यादा हो गया था। एक्सपेरिमेंट हुआ और नाम भी दिया रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन नाम जो रखा, प्रोटॉन नाम रखा रदरफोर्ड ने। और यह जो है गोल्डस्टीन किया था 1886 में। ये इसने भी एक्सपेरिमेंट किया जस्ट लाइक जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी में तुम देखे तो सब डिस्चार्ज ट्यूब उसी ढंग का था। जैसे देखिए डिस्चार्ज ट्यूब फिर लेकिन बनाना पड़ेगा हमको, एक रफली अच्छी कर देते हैं स्केच। यहाँ पर देखिए इधर में उस समय कैथोड था, इस बार यहाँ पर लिया गया एनोड और ये वैक्यूम पंप में डाला गया और यहाँ पर परफोरेटेड शॉर्ट भी कर देते हैं, परफोरेटेड ये ऐसे कर ये लिया गया परफोरेटेड कैथोड। अब इसके अंदर जो है यहाँ पर फिर जिंक सल्फाइड का कोटिंग दिया गया, फ्लोरोसेंस या ल्यूमिनेसेंस देखने के लिए। इसके अंदर एक गैस ले लिया गया लो प्रेशर। ये गैस लो प्रेशर पर था, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी में जितना लो प्रेशर था उतना अधिक लो प्रेशर इसमें नहीं दिया गया। 10⁻⁻1 मिलीमीटर ऑफ Hg साइड दिया इसमें, लेकिन वोल्टेज हाई अप्लाई किया गया। और वोल्टेज को इधर से दिखाइए आप, ये बड़ा ये छोटा ऐसे करके, ये हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज 1000 वोल्ट लगाए। तो जाहिर है इसमें एक रे निकल रहा है। यह रे आप कहिए कि कैथोड के जो बीच में खाली है उससे होकर के गुजरता है ऐसे। इस रे को कहा गया, क्या कह सकते हैं आप, एनोड रे कह सकते हैं, एनोड रेज, या इसको कहा गया कैनाल रेज। कैनाल रेज इसको कहा गया। तो इसके अंदर हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस लिया गया और हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर इससे करंट। तो देखा गया कि इससे एनोड रेज या कैनाल रेज जो निकलता है वो जा करके इधर सीधे में हिट करता है जिंक सल्फाइड कोटिंग को, जिसके कारण यहाँ पर ल्यूमिनेसेंस यानी चमक पैदा हुआ। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाए इस तरह से, तो देखा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जिधर नेगेटिव प्लेट है उस प्लेट की तरफ ये रेज मुड़ जाता है इस तरह से, नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ जाता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है
Canal rays are positively charged. No? Positively charged. नंबर 2, ये इसमें भी अगर लाइट पैडल भी रखा जाए तो उसमें मोशन उत्पन्न होता है। इसका मतलब कि यह जो रेज है यह भी पार्टिकल है, यानी एक्चुअली कैनाल रेज आर पार्टिकल्स। पार्टिकल कैसे पता चला? क्योंकि लाइट पैडल व्हील में यह गति उत्पन्न करता है, उसमें स्पीड उत्पन्न कर देता है, माने चक्का को घुमा देता है। और इसको घुमाने का मतलब है कि इस कैनाल रे में एक भार है जिसके कारण गति से वो टकराता है तो पैडल व्हील घूमता है। ठीक है, सुन रही है? कैनाल रे भी एक पार्टिकल है। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट समझने लायक है कि ये कैनाल रेज निकलता कहां से। यहाँ 2 ही चीज है, एक तो कैथोड है, ये सॉरी एनोड है। ये एनोड से निकल सकता था या इसमें लिया गया गैस। तो ये एनोड से मतलब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो यह रेज जो है एनोड से नहीं निकलता है। ये निकलता कहां से है कि इसमें जो गैस लिया गया है उस गैस पर कैथोड से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, कैथोड से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ये तो देख रही थी। वह इलेक्ट्रॉन इसने वर्तमान गैस पर एक आघात किया, जिसके कारण उसके बाहरी ऑर्बिट में वर्तमान इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जैसे सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन एटम था, इस पर आघात किया इलेक्ट्रॉन आकर के इधर से, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन निकल गया है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकल गया और इस पर पॉजिटिव आवेश आ गया, यानी हाइड्रोजन परमाणु जो है हाइड्रोजन आयन में बदल गए। ये बात समझ में आई है? ये बात समझ में आई? यहाँ पर अब ये हो गया हाइड्रोजन आयन के रूप में। तो हाइड्रोजन आयन पर कौन सा आवेश हो गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आवेश आवेगा, हो गया, तो वह किसर अट्रैक्ट होगा? एनोड की तरफ की तरफ वह चला जाएगा कैथोड की तरफ, और यह जब कैथोड के होल से पार करता है तब जाकर के इधर जिंक सल्फाइड कोटिंग से स्ट्राइक करके ल्यूमिनेसेंस पैदा कर देता है। या जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वह निगेटिव प्लेट की ओर जाता है। इसका मतलब कि ये जो पार्टिकल इससे निकल के गया वह पॉजिटिवली चार्ज है। उसी तरह से सपोज कीजिए कि आप ऑक्सीजन लेते, ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता, निकल जाता, तो क्या होता है? ऑक्सीजन परमाणु जो है उस पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, आएगा। पॉजिटिव ऑक्सीजन है, इस पर अगर इलेक्ट्रॉन जो रहता है तो ऑक्सीजन परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव हो जाएगा इस पर।
क्योंकि इस पर जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है स्पीड से, इधर से, इधर कैथोड से निकल के इस दिशा में जा रहा है, और वह इसके बाद ऑर्बिट में वर्तमान इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करता है, जिसके कारण कि यह पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो कैथोड की ओर वो अट्रैक्ट हो गया, कैथोड उसको अट्रैक्ट कर लिया, और कैथोड अट्रैक्ट कर लिया तो जब इसके छेद के सामने आवेगा तो इसको पार करके यहाँ चला जाएगा। ठीक ही समझ में बात आई? तो वास्तव में यह कह सकता है कि इसमें जो कैनाल रेज बनता है वह किसके कारण बनता है और कहां पर बनता है? कैनाल रेज डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस लिया गया लो प्रेशर पर, उसी के कारण बना। क्या इसमें कैथोड या एनोड का कोई रोल है? मतलब कि उससे नहीं निकलता है, कैथोड या एनोड से कैनाल रेज नहीं निकलता है। ये कहाँ निकलता है? इसमें वर्तमान ऑक्सीजन है, माने गैसीय गैस है, उस गैस के कारण ही। और गैस कहाँ पर है? डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में, डिस्चार्ज ट्यूब में रखा हुआ, तो उसी जगह जो है जैसे अभी सब पोर्शन में उत्पन्न होता है, इसके इलेक्ट्रोड पर यह नहीं उत्पन्न होता है। तो आप ये कह सकते हैं कैनाल रेज आर पार्टिकल, ये तो हो गया। ये डिपेंड किस पर किया? आप इसको कह सकते हैं कि E/m, ये डिपेंड किस पर किया? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। इसमें डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, इसमें जो लिया गया उस पर निर्भर। E/m डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज। आप लिख सकते हो टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस लिया गया उस पर इसका E/m निर्भर करता है। एक चीज और इसमें देखा गया कि जैसे अब विभिन्न गैस को लिया, विभिन्न गैस लिए जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन है, और सभी के केस में E/m डिटरमिन किया गया, नापा गया, निकाला गया। तो देखा गया कि सबसे अधिक जो होता है वह हाइड्रोजन के केस में होता है। हाइड्रोजन के केस में होता है E/m। इसका क्या मतलब है? आप ये सोचिए तो कि ये डिफ्लेक्शन अधिक कब होगा? चार्ज अधिक रहने पर कि चार्ज कम रहने पर? चार्ज अधिक रहने पर, मतलब उस पर जितना आवेश रहेगा अधिक, उतना ही ज्यादा इस ओर अट्रैक्ट करेगा। और मास कम रहने पर कि मास अधिक रहने? मास कम रहने पर। मास कम रहेगा नहीं, मास कम रहने पर अधिक अट्रैक्ट होगा ना, मास अधिक रहने पर ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इस केस में देखा गया कि हाइड्रोजन रहने पर E/m सबसे कम होता है। E/m इज लेस होता है हाइड्रोजन रहने पर, माने इससे छोटा पार्टिकल नहीं है, और इसीलिए ये हाइड्रोजन पर जो ये रहता है इस पार्टिकल को कहा गया क्या? प्रोटॉन।
काहे कहा गया, ये तो समझ में बात आई होगी कि हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहर में है। अब ये बाहर से अगर इस पर पड़ गया, ये हट गया यहाँ से, तब तो सिर्फ बचा पी, सिर्फ प्रोटॉन न बचा। तो इसीलिए सबसे छोटा पार्टिकल जो है हाइड्रोजन एटम रहने पर ही मिलता है। ये बात से डिस्कवरी हुआ बड़ी बाद में 1932, माने एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा दे दिया गया ना। ये तो लगता है बतेबे के डिस्कवरी हो, नहीं अभी बताया नहीं। तो बहुत बाद में आया, मैंने एटॉमिक के स्ट्रक्चर के बारे में जब बहुत पता गया, मैंने उसका शेप दे दिया गया, उसके बाद मैंने 1910 12-14 तक के तो लगता है कि बहुत सा शेप उसको दे दिया रदरफोर्ड वगैरह, लेकिन इसका आविष्कार जो है बहुत बाद में था। और वो भी एक माने लोग ये दिमाग में लगा रहे थे कि कुछ ऐसा कमी महसूस हो रहा है कि एक आध कण और होना चाहिए। एटॉमिक वेट अगर निकाला जाता था तो एटॉमिक वेट अधिक हो रहा था, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कम रहा था। यहाँ तो प्रोटॉन के कारण ही सिर्फ था। अब जैसे मान लीजिए सोडियम का कण, तो सोडियम का आना चाहिए 23 के लगभग, माने इसका अधिक एक्यूरेटली तो उस समय नहीं निकाला होगा, लेकिन इसका मान लीजिए इसके अबाउट आ रहा, लेकिन इसमें प्रोटॉन है मात्र 11 है। तो डिफरेंस ही जो बहुत ज्यादा हो रहा था मास और प्रोटॉन नंबर में। तो इसके लिए वैज्ञानिकों के मन में बराबर ही बात था भाई कि आखिर ये ऐसा क्यों है, जरूर यहाँ पर कोई और पार्टिकल होना चाहिए, लेकिन अभी प्रयोग में किसी को साबित नहीं हो रहा है। तो चैडविक जो है एकेडमिक एक प्रयोग कर रहे हैं, और यह प्रयोग है रेडियो एक्टिविटी से संबंधित। बेरिलियम एक कंपाउंड है, एलिमेंट है, बेरिलियम 49 लिखे, यहाँ 9 लिखे, इसका मतलब समझ रही है? हेलो, बेरिलियम 4 और 9, this means 4 is atomic number, that is number of proton in beryllium atom, और 9 atomic weight होता है। तो बेरिलियम पर बम्पार्टमेंट कराया गया अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल के बारे में डिटेल तो बाद में बताएंगे, अभी इतना जानिए कि अल्फा पार्टिकल वास्तव में होता है हीलियम आयन। हीलियम आयन माने हीलियम में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, हीलियम में प्रोटॉन बराबर 2, न्यूट्रॉन बराबर 2 और इलेक्ट्रॉन बराबर 2। तो इलेक्ट्रॉन जो ये 2 गो है, इसको निकाल दिया गया, निकल जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है, ये हट जाता है, तब बच जाता है प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 2, अन्य 2 और 2 4, इसका भार हो गया। तो वही इसमें लिखाता है 2 और इस पर +2, तो यहाँ पर इसमें देना पड़ेगा क्योंकि +2 पर दे दिए, लेकिन हम यहाँ पर जो है इसमें 2 4 ऐसे लिखते। अब ये जो है तुमको समझ में ही बात आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल ये जो है रेडियो एक्टिव सबस्टेंस से निकलता है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा का पार्टिकल इसमें है, इसका इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज यानी 2 प्रोटॉन इसमें होता है और इसका भार 4 होता है। तो अल्फा पार्टिकल का जब इस पर आघात करवाया गया, इस पर बम्पार्टमेंट कराया गया, तो बेरिलियम कन्वर्ट हो गया कार्बन 612। सुनते होंगे कहानी कि लोहा से सोना बनता है,
है, बना सकता है पारस। तो यहाँ पर देखिए बेरिलियम जो है एक तत्व बदल गया दूसरे तत्व कार्बन में। यहाँ पर इसका भार हो गया 12 एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर हो गया 6। तो देखिए 4 प्रोटॉन यहाँ था, 2 प्रोटॉन ही, 4 और 2 6 ही तो है। यहाँ 9 है भार और इसका 4, तो 9 4 कितना होना चाहिए? 9 4 13, लेकिन यहाँ 12 आ रहा है। इसका मतलब है कि एक पार्टिकल और निकला। इस पार्टिकल का भार 1 होना चाहिए और इस पर कोई आवेश नहीं रहना चाहिए, 0 आवेश। तो यह पार्ट जो है न्यूट्रॉन, ये भाग जो निकला, यह देखिए इसी को कहा गया न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है और इसका भार 1 होता है। तो ये जो नया पार्टिकल मिला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आविष्कार तो हो ही गया था, अब ये न्यूट्रॉन का जो आविष्कार हुआ, तब यहाँ पर जाकर के एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पूरा डिस्क्रिप्शन था वो पूरा, माने इसका जितना एटॉमिक वेट होना चाहिए वो कहा गया। अब ये न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? तो एटम्स में वर्तमान होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ ये रहता है। तो क्या हुआ, न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन ये क्या हो गया, एयर से दिखाए, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ नहीं, इस पर कोई मास नहीं, अरे आवेश नहीं है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन इसका मास कितना हुआ, ये हो गया तुमको न्यूट्रॉन का चार्ज, और इसका मास निकाला गया तो वही मास स्लाइट प्रोटॉन से थोड़ा सा अधिक, यानी ये हो गया 1.6757 into 10 to the power 27 minus 27 kg, ये हो गया इसका वेट या मास। तो इस तरह से आपको पता चल गया, आपको ज्ञात हो गया क्या, न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन भी है, यानी इस तरह 3 फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा किया गया है? जे थॉमसन। और प्रोटॉन में एक्चुअली जाता है गोल्डस्टाइन के थ्रू, लेकिन रदरफोर्ड का उस पर काफी कार्य था। और कैडविक के जो हो गया, या कैडविक या चैडविक जो भी कहो, ये न्यूट्रॉन के बारे में जाता है। तो इस तरह से आपने अभी देखा कि एटम्स में 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रिलेटिव और एब्सोल्यूट मास एंड चार्ज, आप कोशिश कीजिए कुछ न कुछ थोड़ा सा ही करने के लिए, और कोई खास चीज नहीं। जैसे मास पर अगर कीजिएगा तो मास कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास हो जाएगा 10 to the power -31 और कुछ इधर संख्या है। उसी तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का -27 kg। उसी तरह से सब कोई कीजिएगा, एक बार दिमाग में बना के आ जाएगा। एक टर्म आता है अब इसके बाद, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर इतना है। जैसे
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो एटॉमिक नंबर है क्या? आप ये जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वर्तमान होता है न्यूक्लियस, तो एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब एटॉमिक नंबर को आप अगर कहें ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? पी। प्रोटॉन की संख्या होगा। एक चीज और देखिए, एटॉमिक नंबर, ये नहीं कहा, इसको जेड सिंबल में करता है, जेड ही रहने दो। एक चीज और देखिए कि न्यूट्रल एटम है, अगर समझ रहे हो, न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होगा है। और न्यूट्रल एटम P बराबर P। जब तक एटम न्यूट्रल होगा तो P बराबर E, माने प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होगा। इसीलिए ये फॉर्मूला आपका हो गया Z बराबर P बराबर E, माने एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। मास नंबर, एक टर्म है मास नंबर। व्हाट इज मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी आप कहिए सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in nucleus is called mass number। जैसे अगर आप कहिए मास नंबर ए है, तो मास नंबर बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन जोड़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हो गया मास नंबर, हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एन हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें आप ऐसे भी लिख दे सकते हो ए बराबर जेड प्लस एन, वेयर जेड क्या है? जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से मास नंबर हो गया। इसके बाद आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऐसे आप कहिएगा तो एक एटम का मास नंबर इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन जोड़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे वास्तव में क्या कहना चाहिए?
कि इसका मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास सबके मास के योग के बराबर हो। आप इसको कह सकते हैं क्या, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। उसी तरह से जोड़ दीजिए मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब चूंकि मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास का इकाई, ओहो सॉरी, ये तो अति हो जाएगा ना, प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, प्रेजेंट इन एटम। लेकिन इलेक्ट्रॉन का भार जो है नेग्लिजिबल होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए ये जो है इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। जब इसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा तो सीधे कहिए प्रोटॉन प्लस क्या, न्यूट्रॉन। इसी दोनों के भार के बराबर, भार चूंकि 1 1 माना गया इसीलिए सीधे नंबर ऑफ लिख दिया गया। एटॉमिक मास अलग हुआ, मास नंबर अलग। एटॉमिक मास और मास नंबर, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़। आई हो गया। ये भी समझो कि भार हो गया, दोनों के भार का। नंबर, या नंबर ही कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो ये सीधे आप इसको हटा दो भी ठीक रहेगा, सीधे ही हो जाएगा ये करने पर। ऐसे भी कर सकते हो। अब उसमें जो है ना मास नंबर में, मास नंबर में हो गया, नंबर सीधे हो जाएगा वो, लेकिन इसमें नंबर नहीं होगा। इसको मास, एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शन में भी आता है ना, क्योंकि डायरेक्टली तो 1 होता नहीं है दोनों का, तो इसीलिए अब इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास का योग इसको कर सकते। ये हो गया। तुमको इसी पर बहुत सा आपको हिसाब भी बनाने के लिए दे देता है। जैसे अगर किसी एटम में प्रोटॉन बराबर है 12 और एटॉमिक नंबर बराबर 23, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन 12 हो गया 23, तो सीधे हो गया ये 23 माइनस 12, तो वो उल्टे हो गलो ने, 12 कर दिए 23, प्रोटोने 11 देना पास, सोडियम के लिए हो 11, ये 11 हो जाएगा, ये 23 हो गया, तब ये हो गया 11, तभी 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12। उसी तरह से क्वेश्चन जितना इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कोई कभी कभी, लेकिन अब कंपटीशन में नहीं, लेकिन इधर तो पूछा जाता है। तो इस तरह से तुमको इधर हो गया
इसके बाद मॉडल पर आइए। एक तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का आविष्कार। इसके बाद आपको चलेगा मॉडल, एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल सबसे पहले दिया जे थॉमसन। वास्तव में जिस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस सब का आविष्कार चल रहा था, तो सारे जिस चीज पर चलता है एक बार निकलता है मैगजीन में तो पूरा माने साइंटिस्ट लोग लग जाते हैं उस तरफ करने के लिए। तो उस समय जो है डिस्चार्ज ट्यूब पर बहुत अध्ययन चल रहा है। उस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब पर चल रहा था। तो उसी केस में ये थॉमसन फिर जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उस समय दो चीज का तो आविष्कार हो गया था, न्यूट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था। यह है माने 1898 उस समय तक प्रोटॉन आविष्कार हुआ था और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था। तो भी अब लोग कल्पना करने लगे कि भाई आखिर एटम्स कैसा है, राउंड है, चिपटा है, कैसा है। तो उसी में जे थॉमसन जो है अपना विचार कि कैसा होना चाहिए एटम का। तो उन्होंने कहा कि वाटरमेलन है या एगो दिया कौन पडिंग तो कहते हैं उसको, वो कोई माने मिठाई टाइप का होता है, उसमें रहता है कुछ है? उसमें मिठाई टाइप का रहता है, उसके अंदर में दिया हुआ रहता है कुछ। वाटरमेलन तो वाटरमेलन है। पल्म पुडिंग है, पल्म पुडिंग कोची है, कोई मिठाई है? वो लगता है जैसे दे रहा था तो गोल ऐसा दिखाया पुडिंग को, और उसी के अंदर काजू किशमिश का आटा दिया हुआ रहता है। लेकिन मुख्य रूप से जो एक्सप्लेन किया ना तो वो वाटरमेलन। वाटरमेलन में जैसे अभी ये कहा कि इस तरह से कुछ होना चाहिए, वो आधा ही कटा हुआ है। तो इस वाटरमेलन में ऑन द होल जो वाटरमेलन है वो पॉजिटिवली चार्ज, यानी पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब कि समूचे वाटरमेलन में प्रोटॉन्स जो है समान रूप से वितरित है। आप एक तरह से समझिए तो पूरे वाटरमेलन जो है वो प्रोटॉन है के माने वो पॉजिटिवली चार्ज, यानी प्रोटॉन से वो समान रूप से उसमें वितरित किया हुआ है। और उसके अंदर जैसे वाटरमेलन में बीज होता है, उसी तरह से उसके अंदर जगह जगह पर बीज के रूप में इलेक्ट्रॉन वर्तमान है। तो ये पूरा जो वाटरमेलन किया, वह पूरे वाटरमेलन को उसने पॉजिटिवली चार्ज मान, यानी समान रूप से प्रोटॉन्स उसमें बिखरा हुआ है। कहाँ पर है वो नहीं बताया कि कहाँ पर, सीधे कहा कि समान रूप से वो बिखरा हुआ उसमें है, आने वो पूरे वाटरमेलन को पॉजिटिव मान लिया, पॉजिटिवली चार्ज। और उसके अंदर जगह जगह पर ये जो है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या चीज बटा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, जैसे कि वाटरमेलन में रहता है उसका बीज।
हम्म, तो ये उसने कल्पना किया वाटरमेलन या पल्म पुडिंग का ये अच्छी कर दिया कल्पना की इस तरह का होना चाहिए। अब चूंकि उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो ही चीज का आविष्कार हुआ था और आविष्कार जब हो गया तो वैज्ञानिकों के मन में हुआ कि भाई तो कैसा होना चाहिए, परमाणु आखिर होना चाहिए कैसा। तो उसी में उन्होंने कल्पना किया, कोई इसका वैज्ञानिक प्रूफ नहीं दिया। कोई प्रैक्टिकली प्रूफ कहिए कि नहीं दिया गया। उन्होंने सिर्फ कहा कि ये वाटरमेलन जैसे होता है उसी तरह शेप में वो जो है पॉजिटिवली चार्ज है, माने वाटरमेलन का पूरा भाग जो है बहुत पॉजिटिवली चार्ज है और उसी के अंदर बीज जैसे बटा हुआ रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन उसमें जगह जगह पर बटा हुआ है, जिसके कारण कि एटम्स जो है न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हो गया ना। तो इस तरह से हो गया तुमको ये पहला बार ये थॉमसन जो अपना मॉडल, हालांकि मॉडल दिए तो मॉडल के आधार पर तो नहीं, लेकिन और जो उनका एक्सपेरिमेंट था 1-2 साल के बाद मिला है इनको नोबेल प्राइज, जिसमें कि माने एटम से संबंधित था, मैंने फिजिक्स में शायद मिला था, लेकिन एटम से संबंधित उनका जो रिसर्च था उसी के आधार पर उनको नोबेल प्राइज मिला।